तो आज की क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास 10th का साइंस चैप्टर का चैप्टर नंबर 7, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्शंस के पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस पढ़ रखा है और साथ में लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रखे, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन भी एक प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस क्यों जरूरी है जरा इसको समझते हैं। तो रिप्रोडक्शंस के बारे में लिखा है, इट इज अ प्रोसेस by which living organism produce new individual similar to themselves। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसी ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शंस कहते हैं। इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये अर्थ पे लाइफ के कंटिन्यूटी को बरकरार रखे हुए। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन स्पीसीज रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो क्या उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी अर्थ पे बनी रहेगी, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो किसी इंडिविजुअल के लिए ये प्रोसेस जरूरी नहीं है, बट एक स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। समझ में आ गई इतनी सी बात। अब क्या कह रहा है, जो रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीएनए। क्योंकि डीएनए क्या है, यही क्या करता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है और किस तरीके से सेल को ऑर्गेनाइज होना है इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस देता है। क्योंकि सेल को जो मान लो कि एक रिप्रोडक्टिव सेल क्या करता है कि एक जर्म सेल एक नया सेल प्रोड्यूस करता है, उस नए सेल को किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है ये उस सेल को कैसा पता चलेगा, तो बाय द डीएनए। सो डीएनए के बारे में हम लोग समझते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन डीएनए विच इज द हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटी का मटेरियल का मतलब ये है कि ये मटेरियल एक ऐसा मटेरियल है जिससे सेल को, डॉटर सेल को ये पता चलता है कि अपने आप को हमें कैसे ऑर्गेनाइज करना है या किस तरीके से हमारा पेरेंट सेल ऑर्गेनाइज था और ठीक उसी तरीके से अपने आप को वो ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करता है। डीएनए रिप्लिकेट्स। रिप्रोडक्शंस के ड्यूरेशंस में डीएनए का कॉपिंग होता है फ्रॉम द पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल। पेरेंट सेल से डॉटर सेल में डीएनए का कॉपिंग होता है और इस कॉपिंग के ड्यूरेशंस में इनएक्यूरेसीज आते हैं। क्या आती है, इनएक्यूरेसीज आती है। एक्यूरेटली पूरा का पूरा डीएनए एग्जैक्टली पेरेंट सेल से डॉटर सेल में नहीं आ पाता है और इस कारण से जो डॉटर सेल होते हैं वो पेरेंट सेल के सिमिलर होते हैं, ना कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। सो यहां से वेरिएशंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और वेरिएशन से ही इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। क्योंकि अगर किसी भी स्पीसीज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है तो मिलियंस ऑफ ईयर में आप देखेंगे कि एक नए स्पीसीज का इवोल्यूशन होगा या नया स्पीसीज इवॉल्व होगा, ठीक है। सो डीएनए रिप्लिकेट्स एंड फॉर्म द न्यू सेल कॉजिंग वेरिएशन। सो और वेरिएशन का कारण क्या है, इनएक्यूरेसीज इन द कॉपीइंग ऑफ डीएनए, ठीक है। सो दीज न्यू सेल्स विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल। ये आपके जो पेरेंट सेल होंगे या जो ओरिजिनल सेल होंगे उनके सिमिलर होंगे बट बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। समझ में आ रही है बातें। नेक्स्ट पॉइंट, द वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए भी वेरिएशन जरूरी है क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। जो टेम्परेचर आज से 1000 साल पहले था किसी भी सराउंडिंग का, वो टेम्परेचर आज है क्या, क्योंकि ग्रेजुअली हमारा सराउंडिंग चेंज हो रहा है। तो सराउंडिंग को अडेप्ट करने के लिए हर एक स्पीसीज को भी क्या करना है, इवॉल्व होना है, चेंजेस लाने हैं। सो बेसिकली वेरिएशन सर्वाइवल का एक चांस देता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। समझ में आई ये बात। एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। इसी कारण से कोई भी स्पीसीज ओवर द टाइम बना हुआ है और यही वेरिएशंस हमारे एवोल्यूशंस का क्या है, बेसिस है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गई, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड को समझते हैं। अब रिप्रोडक्शन दो तरीके का है, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा। तो इसमें कुछ बुलेट्स में पॉइंट्स लिखे गए हैं जो कि एकदम से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका एलोबरेशन बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो काफी ज्यादा इसको एलोबरेट किया गया है, बट यहाँ पे क्या है हमारा ब्रीफ डिटेल है। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक के गो थ्रू आप लोग आगे बढ़ते रहना, बट इस ब्रीफ डिटेल को पहले हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक सिंगल इंडिविजुअल क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, और इसी से न्यू इंडिविजुअल क्या होगा, बनेगा या प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? तो सिंगल पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होगा या सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, यहाँ पे जर्म सेल का फॉर्मेशन नहीं होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। गैमेट्स क्या है, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल होते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट गैमेट्स का फॉर्मेशन हमेशा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक रोज का प्लांट किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, जरा इसके बारे में सोचते हैं। एक रोज की प्लांट की एक टहनी काटो और उसको मिट्टी में लगा दो, तो वो जो पूरी की पूरी टहनी है, क्या वो जर्म सेल है ना? उसमें तो बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, और उसी पीस को आपने क्या कर दिया, प्लांट ये सॉइल में डाला, और इस तरीके से एक रोज प्लांट क्या हुआ, डेवलप हुआ। तो यहाँ पे कोई डेडिकेटेड सेल्स नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए, बट जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वहां पे डेडिकेटेड सेल्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, और उसी सेल्स को हम लोग गैमेट्स कहते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, या गैमेट्स रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, या इस तरीके का कोई सेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? नहीं आएगी तो पूछ लेना, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, यहाँ पे वेरिएशन की पॉसिबिलिटीज क्या है, बहुत ही कम है। तो एग्जैक्टली एक रोज प्लांट की आपने टहनी लगाई है, तो वो जो रोज प्लांट नया जो डेवलप होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा, उस पुराने वाले रोज प्लांट के आइडेंटिकल होगा। या आपने गन्ने का एक पूरा का पूरा खेत लगाया है, गन्ने को कैसे लगाते हैं, तो गन्ने के एक पूरा गन्ना लिया, उसको पीसेस में क्या कर देते हैं, काट देते हैं, और फिर उसको मिट्टी में लगा देते हैं। तो एग्जैक्टली जो हर एक पीस है वो एक फुल फ्लेज्ड क्या होगा, गन्ना बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो वो जो गन्ना होगा वो पुराने वाले गन्ने के एग्जैक्ट नहीं कर सकते हैं, बट आइडेंटिकल होगा 99%, या कह सकते हैं उससे भी ऊपर आपको सिमिलैरिटीज उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे वेरिएशन के चांस कम होते हैं इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज एक्सट्रीमली यूजफुल एज द मीन्स ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन, ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल है, ठीक है। जैसे गन्ने का एक गन्ना लिया, 4 पीसेस में किया, और वो चारों पीस एक साथ क्या होंगे, गन्ने में फुल फ्लेज्ड गन्ने में डेवलप हो जाएंगे। अब एक मैंगो का रिप्रोडक्शन का वेस जरा समझते हैं, क्योंकि मैंगो हमारा सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस हो सकता है। अब एक मैंगो को की टहनी को आप क्या करो, कट करो या ग्राफ्टिंग करो, ठीक है ना, और उसके ग्राफ्टिंग से आप क्या करो, एक मैंगो का ट्री बनाओ या प्लांट्स बनाओ, ठीक है। तो ये आपको कम समय में बन जाएगा। बट वही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सहारा लेंगे तो क्या होगा कि पहले पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा, फिर सीड्स बनेगा, फिर सीड्स डेवलप होगा, फिर उसको सॉइल में डालोगे, फिर जाके एक मैंगो ट्री मिलेगा या मैंगो प्लांट आपको मिलेगा। बट उसकी एक टहनी से अगर हम लोग चाहें रिप्रोड्यूस करवाना, तो उस टहनी से अगर रिप्रोड्यूस करें तो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। समझ में आया? सो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या है, ये कब यूजफुल है, जब आपको तेजी से किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर स्पीसीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तेजी से बढ़ाना है, ठीक। हाँ बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि वहां पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। जैसे ही फ्यूजन होगा तो दो अलग अलग टाइप के सेल्स अगर फ्यूज करेंगे तो जो एक नया सेल्स उसके फ्यूजन से मिलेगा वो पेरेंट सेल से तो डिफर करेगा ही। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एडॉप्टेड बाय द लोअर ऑर्गेनिज्म, कोई भी हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। जितने लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का हेल्प लेते हैं अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में या मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। समझ में आया?
अब चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझते हैं। सो टू इंडिविजुअल, वन मेल एंड वन फीमेल आर नीडेड टू गिव राइज टू न्यू सेल। एक नए सेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा ही एक मेल और एक फीमेल का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, किसी भी लेवल पे नहीं। ठीक है, हम जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सुनते हैं तो ब्रेन में क्या आता है, एनिमल ही आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। प्लांट्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स में भी मेल होगा और फीमेल होगा। कभी पपीता देखा है आपने? पपीते में दो तरीके के पपीते आते हैं, ठीक है ना, पपाया में। वहां पे क्या होता है, एक मेल हो और एक फीमेल होगा। मेल में सिर्फ फ्लावर ही फ्लावर आता है और फीमेल में क्या आएगा, फ्रूट्स आएगा, उसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? सो यहाँ पे एक मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल है। तो जहां पर भी पपीता का बागान होगा ना, वहां पे फ्लावर वाले भी होंगे और आपके फ्रूट्स वाले भी होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात है? सो हमारा प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और एनिमल भी क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। गैमेट्स आर फॉर्म, यहाँ पे से क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जर्म सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जर्म सेल ही क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कोई दूसरा सेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। आप देखेंगे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, जैसे रीजेनरेशन है। अगर कोई लोअर ऑर्गेनिज्म का पार्ट टूट जाता है, किसी एक ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट टूट गया, तो वो पार्ट क्या होता है, फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। सो बेसिकली कोई एक सर्टेन सेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए, बट आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पर्टिकुलर सेल रिस्पॉन्सिबल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? न्यू इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर, यहाँ पे जो नया इंडिविजुअल डेवलप होगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट सेल। ठीक है, बट आइडेंटिकल नहीं हो। ठीक है, बट क्या नहीं होगा, आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि जब डीएनए का कॉपिंग होता है जर्म सेल में, उस समय भी इनएक्यूरेसीज आती है, और जब दो जर्म सेल फ्यूज करते हैं उस समय भी क्या होगा कि दो डिफरेंट सेल का फ्यूजन होने के कारण उसमें भी वेरिएशंस आएगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस क्या है, मैक्सिमम है। इसीलिए हर एक एनिमल या प्लांट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है उसको वहां पे देखोगे कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल क्या होगा, यानी कि सिमिलैरिटीज रखेगा बट आइडेंटिकल नहीं। इसी कारण से हर एक ह्यूमन बीइंग अपने पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है क्या? शकल सूरत में आप सिमिलर हो सकते हैं बट आइडेंटिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा। डीएनए में सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी बट डीएनए एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। सो इट इज यूजफुल टू जनरेट मोर वेरिएशन इन स्पीसीज, और यहाँ पे स्पीसीज में बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। एडॉप्टेड बाय द हायर ऑर्गेनिजम्स, ये हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ तक का डिस्कशन कितने बच्चे को क्लियर है? कोई पॉइंट्स में दिक्कत है, कुछ समझने में दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, एक बार रिवाइज जरूर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे बुलेट्स में इतने अच्छे तरीके से पॉइंट्स को अरेंज कर दिए गए हैं, बट आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि चीजें ठीक से बन नहीं पा रही है, यानी कि लिखा बहुत अच्छा है वहां पर भी, ठीक है, बट वहां पे लिटरेचर के फॉर्म में, बुलेट्स में नहीं, तो समझने में दिक्कत आ सकती है। बट इसको अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपका जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, क्योंकि बॉडी डिजाइन अलग अलग होता है तो अलग अलग मेथड है, और मेथड को देखते हुए उनका नाम भी दिया गया है। तो सबसे पहले है हमारा फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है हिंदी में? फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म टूटेगा, कैसे टूट सकता है? दो पार्ट में टूट सकता है या दो से अधिक पार्ट में टूट सकता है। दो पार्ट में टूटने को हम लोग कहते हैं बाइनरी। सो अगर कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में टूट के रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरीके के फ्यूजन को हम लोग कहते हैं बाइनरी फ्यूजन, जैसा कि एमीबा में देखा गया है। एमीबा का ये क्या है, हमारा पेरेंट सेल है, और पेरेंट सेल देख रहे हो कि पहले यहाँ पे न्यूक्लियस में इलोंगेशन देखने को मिला, ठीक है, फिर देखोगे कि न्यूक्लियस के मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में डिवीजन स्टार्ट होगा, फिर ये अमीबा फर्दर डिवाइड होके दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज अ बाइनरी फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे सिंगल पेरेंट सेल क्या हो रहा है,
दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बट प्लाज्मोडियम ऐसा नहीं करता है। प्लाज्मोडियम किस मेथड को अडॉप्ट करता है? तो मल्टीपल फिजन को अडॉप्ट करता है। मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या होता है, एक सेल टूट के दो से अधिक सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और इस कारण से इसको मल्टीपल फिजन बोला गया। समझ में आया फिजन? अब एक है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन और फिजन दिखने में या सुनने में एक जैसा लग रहा है ना। फ्रेगमेंटेशन का भी मतलब होता है टुकड़ों में बट जाना, ठीक है। बट ये टुकड़े में कब बटेगा? द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू द स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। एक सर्टेन लेवल होगा, मैच्योर जब होगा तो ये क्या होगा, टुकड़ों में टूट जाएगा, जैसा कि स्पाइरोगेरा में देखा गया है। स्पाइरोगेरा जब मैच्योर होगा तो ये बहुत सारे टुकड़ों में टूटता है और हर एक इसका टुकड़ा क्या है, फुल फ्लेज्ड स्पाइरोगेरा में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपने आप ही टूटा, ठीक है। कब टूटा? जब ये मैच्योर हुआ। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है और उस तरीके से डॉटल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये मैच्योर होगा पहले और मैच्योर होके बहुत सारे टुकड़ों में टूटेगा और हर एक टुकड़ा क्या होगा, एक स्पाइरोगेरा होगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। समझ में आ गया फ्रेगमेंटेशन? आगे बढ़ जाए, एग्जाम्पल से याद रखते हैं फ्रेगमेंटेशन का क्या एग्जाम्पल्स है, ठीक। आगे अब अगला जो हमारा है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन में यहाँ पर प्लेनेरिया का पहले एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। सिंपलर ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया देखो यहाँ से किसी तरीके से भी टूटेगा, ठीक है। इसमें मैचुरेशन की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ फिजिकल रीजन हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर ये इसका सेल टूटा तो जो एक एक टुकड़ा होगा वो फुल फ्लेज्ड प्लेनेरिया में धीरे धीरे क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपको दिखता है हाइड्रा में। अगर हाइड्रा किसी तरीके से टूट जाए तो एक एक पीस हाइड्रा का क्या है, फुल फ्लेज्ड हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। हाँ, एक्सटर्नल कॉज होगा इसका, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ईच पीस ग्रोज इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लेनेरिया में देखा जा रहा है और हाइड्रा में देखा जा रहा है, ठीक है। समझ में आया? अब है बर्डिंग। अब ये जो हाइड्रा है ना, इसका दो मोड ऑफ अलग अलग मोड से ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक तो रीजनरेशन के भी थ्रू रिप्रोड्यूस कर सकता है, दूसरा बर्डिंग प्रोसेस के भी थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर सकता है। समझ में आ रही है बातें? अब क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हो कि ये हाइड्रा है, यहाँ पे एक इसके बॉडी में थोड़ा सा आउटग्रोथ देखा आपने पहले स्टेज में। ये धीरे धीरे आउटग्रोथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और आप देखोगे कि ये फुल फ्लेज्ड हाइड्रा में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही ये फुल फ्लेज्ड हाइड्रा में ये आउटग्रोथ कन्वर्ट होगा, ये बर्ड कन्वर्ट होगा, तो ये इस हाइड्रा से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा और ये फुल फ्लेज्ड हाइड्रा बन जाएगा। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बर्डिंग। अ बर्ड इज फॉर्म which develops into a tiny individual. It detaches from parent body upon maturations and develops into the new individual, जैसा कि हाइड्रा में देख रहे हो। सो हाइड्रा में आप देख रहे हो कि रीजनरेशन भी पॉसिबल है, साथ में बर्डिंग भी होगा, ठीक है। अगर ये मैच्योर होके बर्डिंग तक के स्टेज में नहीं पहुंचा है और ये किसी तरीके से कट गया, ठीक है, या टूट गया, तो रीजनरेशन वे से क्या कर लेगा, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। हर एक पीस क्या होगा, हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा। अब अगला है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब क्या है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं और वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या आ जाता है, रूट्स आ जाता है, स्टेम आ जाता है और लीव्स आ जाता है। ये वेजिटेटिव पार्ट के भी थ्रू कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और इस तरीके के रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कौन कौन करता है, तो डहेलिया करता है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। ये दो प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, रूट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। स्टेम के थ्रू पोटैटो एंड जिंजर, ठीक है। और लीव्स के थ्रू ब्राइफिलियम। ब्राइफिलियम में क्या है, नोचेस निकलता है और वो नोचेस में देखोगे कि धीरे धीरे रूट्स वगैरह भी डेवलप हो जाएगा और फिर उसको अगर वहां से
वो सॉइल में अगर गिरेगा तो वो एक नया ब्रायोफिलियम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हाँ, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशंस के 3 अलग अलग वे हैं। एक है हमारा बाय रूट्स, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स। समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है, ये खुद करते हैं या इसको हम लोग कर भी सकते हैं ऐसा, जैसा कि आर्टिफिशियल मेथड से हम इनको टुकड़ों में काट के डाल दें इसके रूट्स को। बट ये रूट्स अगर इनको डाले तो रूट्स के थ्रू ये नए नए क्या करेंगे, प्लांट्स डेवलप कर लेंगे। इसी तरीके से आप पोटैटो में भी देखोगे, स्टेम के थ्रू नए नए प्लांट्स, एक डालोगे उसमें गुच्छे में निकलता है। ठीक है ना, 2 3 4 प्लांट अपने आप ही डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ब्रायोफिलियम में भी ऐसा है, नोसेज निकलते हैं, नोसेज में धीरे धीरे क्या होगा, रूट्स वगैरह डेवलप होगा, फिर वो डिटैच होगा, फिर वो एक नया ब्रायोफिलियम बन जाए। ठीक है, अब क्या है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम लोग आर्टिफिशियल मेथड का भी यूज कर लेते हैं। एक मेथड है हमारा कटिंग। कटिंग में क्या करते हैं, स्टेम को काटा, मिट्टी में डाला, एक नया प्लांट्स डेवलप हो गया। ठीक है, तो ये किसमें पॉसिबल है? मैंगो में। हर एक ट्री के लिए नहीं पॉसिबल है, बट कुछ सर्टेन ट्री के लिए या प्लांट्स के लिए पॉसिबल, जैसे कि मैंगो ट्री के लिए है, गुआवा के लिए है, लीची के लिए है, लेमन के लिए है, रोज के लिए। कटिंग, ठीक है। अ पार्ट ऑफ स्टेम इज कट एंड द कट एंड ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट व्हेन प्लेस इन द मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल में इसको डालोगे तो हर एक जो कट करके आपने स्टेम डाला है वो धीरे धीरे करके एक फुल फ्लेज्ड प्लांट्स में डेवलप हो जाएगा। ध्यान दे दो, मचा रहा है तो उठ के चलो, आकर्ष आगे आ जाओ, चलो बहुत जगह है। ठीक है, अगला है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं कि एक प्लांट्स का अगर स्टेम फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जैसे कि आपने नींबू का पौधा देखा है या नहीं देखा है? ठीक है, उसका ऐसा नहीं होता है। देखो मैंगो ट्री में क्या होता है ना, ट्री थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से उसकी कैनोपी बनेगी। मगर आप नींबू के पौधे में देखोगे तो नींबू के पौधे में थोड़ा सा ग्रो करेगा और यहाँ से टहनियाँ क्या हो जाएगी, ग्रो कर जाएगी। तो उनकी टहनियों को आप फोल्ड करके सॉइल तक ले जा सकते हो। ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते हो? ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग लेयरिंग मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पे एक टहनी को लिया और इसको मिट्टी में दबा दिया, इसको यहाँ पे सपोर्ट दे दिया और मिट्टी से कवर कर दिया। धीरे धीरे क्या होगा, इस टहनी से रूट्स डेवलप हो जाएंगे, फिर इसको यहाँ से कट कर दो। हाँ, मनी प्लांट में हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप क्या करो, इसको ढक दो। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये फुल फ्लेज प्लांट में डेवलप हो जाएगा। अब इसको कट कर दो। बट यही आप मैंगो में करना चाहेंगे तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए एयर लेयरिंग करते हैं, क्योंकि उसकी कैनोपी ऊपर जाके टहनियां निकल रही है ना, तो उस टहनी को आपको क्या करना है, प्लांट्स में डेवलप करना है। तो क्या किया जाता है कि एयर में ही यहाँ पे थोड़ा सा इसको छीलते हैं, थोड़ा सा ऊपर से कुछ सेल्स को हटा देते हैं। ठीक है, ऊपर में जो डेड सेल्स है उसको हटा दिया। यहाँ पे टूथपिक लगाया जाता है क्योंकि इसको डिटैच करने में आसानी रहे इनके बीच में। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, सॉइल वगैरह इसमें डाल के इसको एक मोथ आता है, या कह लो कि उसको कहते हैं कि गेहूं का जो ये बच जाता है, ऊपर से ग्रेन्स निकाल लिया और उसकी टहनियां वगैरह जो बच जाती है नीचे में, ठीक है ना, उसको पुआल कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, पराली जिसको कहते हैं, जला दिया जाता है। तो उस पराली को क्या किया जाता है, लगाते हैं और इसको फिर पॉलीथीन से कवर कर लेते हैं। अब इसके अंदर में मिट्टी भी है, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल डालना है। अब क्या होगा, धीरे धीरे रूट्स निकल आएगा और फिर इसको कट करके क्या करेंगे, मिट्टी में डाल देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये लेयरिंग और एयर लेयरिंग में बस इतना ही था, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेयरिंग किस में पॉसिबल है, तो लेमन में, रोज में, जैस्मिन में। मेरे से अच्छा ये टॉपिक को एक फार्मर पढ़ा सकता है जिसके पास अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो एक्चुअल में लेयरिंग करता है, जो एक्चुअल में क्या करता है, ये कटिंग के थ्रू नए नए प्लांट्स बनाता है। वो एक गार्डनर अच्छा से गाइड कर देगा यहाँ पे तुमको, मेरे से अच्छा। ठीक है, तो लेयरिंग किस में पॉसिबल है, तो लेमन में पॉसिबल है, रोज में जिसकी टहनियां नीचे से निकलती है वहां पॉसिबल है, जैस्मिन में पॉसिबल है। एयर लेयरिंग कहाँ कर सकते हैं, तो जिसकी कैनोपी या प्लांट्स की टहनियां ऊपर जाके निकलती है, जिसको हम लोग नीचे में ग्राउंड में दबा नहीं सकते हैं, तो उसको एयर लेयरिंग करेंगे। स्लैंट कट इज मेड
जिस तरीके से पेंसिल को हम लोग छीलते हैं ना, या इसका स्लैंटिंग कट बनाया है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, अ स्लैंटिंग कट इज मेड इन ए स्टेम एंड केप्ट सेपरेट विद द टूथपिक, और इसको क्या करना है, टूथपिक से सेपरेट कर दिया। Moss and the plastic is wrapped around it till the roots grow. Then new plants is cut and the planted separately. समझ में आ गई? And then fitted on another strong plant and cover with the grafting material. ठीक है, एक प्लांट की टहनी काटी, ठीक है, उसको इसमें क्या होगा कि दो प्लांट की क्वालिटी इसमें आ जाएगी, ठीक है, एक प्लांट की काटी। अब क्या है कि दूसरे स्ट्रॉन्ग प्लांट में इस तरीके से इसको फिट कर दिया, हाँ एक तरीके से सब कह सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से फिट कर दिया और इसको रैप कर दिया और इस तरीके से इसको क्या कर दिया, बांध दिया, ठीक है। वैक्स मटेरियल यहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें लिखा है क्या, ग्राफ्टिंग मटेरियल यहाँ पे लगा देंगे। द स्टेम ऑफ द प्लांट इज कट एंड देन फिटेड ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग प्लांट एंड कवर्ड विद द ग्राफ्टिंग वैक्स, ठीक है। एप्पल्स, ऑरेंजेस, वाटरमेलन, ऑर्नामेंट्स प्लांट्स में इस तरीके का आर्टिफिशियल मेथड यूज करते हैं, बट ये सारे आर्टिफिशियल मेथड्स किस में आ जाएंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशंस में ही आएंगे। तो यहां तक सारी चीजें आप लोगों को कवर हुई या नहीं हुई, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशंस के बारे में, और स्पोर फॉर्मेशंस के थ्रू किस तरीके से हमारा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है। तो आप बरसात के दिनों में देखते होंगे कि ब्रेड के ऊपर में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता होगा। अगर ब्रेड को मॉइस्ट कंडीशंस में आप छोड़ दो, या अभी एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा मॉइस्चर है, तो आप ब्रेड को कहीं पे निकाल के आप रख दोगे तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको ब्रेड के ऊपर में देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड, जिसको राइजोप्स भी बोला गया है। इस राइजोप्स के ऊपर में देखोगे ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे देखोगे कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पॉन्जियम कहते हैं, ठीक है। इस स्पॉन्जियम के अंदर में स्पोर्स भरे हुए होते हैं और ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो ये जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है ये बर्स्ट करता है, और ये बर्स्ट करने के बाद इसमें जो छोटे छोटे आप देख रहे हो ये बेसिकली सेल्स है, और ये सेल्स क्या होगा कि नीचे आएंगे, फिर फेवरेबल सिचुएशंस के कारण ये एक नए कह सकते हैं राइजोप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे या ब्रेड मोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शंस को हम लोग कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन खत्म हो जाता है। अब बारी आ जाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में सबसे पहले हम लोग प्लांट किस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है इसको समझने वाले हैं, ठीक है। सो when reproduction takes place as a result of fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हमेशा ही मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ क्या होगा, फ्यूजन, और फ्यूजन के कारण अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे डेडिकेटेड सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और उन्हीं सेल्स को हम लोग कह रहे हैं गैमेट्स। ये मेल का अगर गैमेट्स है, मेल का जर्म सेल है तो इसको मेल गैमेट्स कहेंगे, और ये फीमेल का अगर जर्म सेल है तो इसको फीमेल गैमेट्स कहेंगे। और जब इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इन सेल्स का फ्यूजन होता है, तो एक नया सेल्स बनता है, और ये कह सकते हैं कि नया सेल्स ही एक नए ऑर्गेनिज्म का बेसिस रखता है, ठीक है। अब जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें आती है तो हमारे ब्रेन में ये ख्याल आता है कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, बट ये एक मिथ्स है। प्लांट्स भी हमारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और प्लांट्स में भी मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में प्लांट्स किस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो अगर कोई प्लांट्स या एनिमल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी होंगे, ठीक है। सो प्लांट्स का जो फ्लावर्स हैं ये प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ठीक है, समझ में आई बातें, ठीक है। अब क्या है कि प्लांट्स के फ्लावर को अगर देखें तो इस तरीके का फ्लावर है,
यहाँ पे जो हमने फ्लावर का एग्जाम्पल लिया है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट्स और एक होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट्स। यूनिसेक्सुअल वाले फ्लावर्स वाले प्लांट्स में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। बट बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वाले प्लांट्स में आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया है एग्जाम्पल में। ठीक है, तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो यहाँ पे जो स्टेमन देख रहे हो जिसको हमने एंथर और फिलामेंट में डिवाइड किया है, और ये एंथर और फिलामेंट को हमने कलेक्टिवली स्टेमन कहा है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कैसा पार्ट है? तो मेल आर लिख दिया है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव। और यहाँ पे आप पिस्टिल जो देख रहे हो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, इसके तीन हिस्से हैं, एक है स्टिग्मा, दूसरा है स्टाइल और तीसरा है ओवरी। ठीक है, तो दो तरीके के प्लांट्स हो गए, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट्स और एक हो गए यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले प्लांट्स। ठीक है, समझ में आ गया? ये डायग्राम ऐसा नहीं कि पहली बार देखा होगा, आपने इसको इससे भी पहले डिफरेंट क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, इसमें और भी कुछ हिस्से हैं जिसमें पेटल आ जाएगा, सेपल आ जाएगा, तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिसके बारे में हमें यहाँ पे ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है। ठीक है, अब जरा पीछे चलते हैं। तो टाइप ऑफ फ्लावर्स में हम लोग कह सकते हैं कि दो तरीके के फ्लावर्स हो गए, एक हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल है हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। ठीक है, वहीं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, जैसा कि पपाया। पपाया में दो तरीके के पौधे होते हैं, एक फल देने वाला और एक फूल देने वाला। एक पौधा तो सिर्फ और सिर्फ फूल देगा, वो उसमें फल नहीं आता है। ठीक है, तो जो फूल देने वाला है वो आपका मेल पार्ट है और जो फल देने वाला है वो क्या है? फीमेल पार्ट। ठीक है, तो अगर आप पपाया के बागान में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि बहुत सारे फल देने वाले हैं, बट उसमें कुछ फ्लावरिंग पपाया के प्लांट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वाटरमेलन में भी ऐसा ही होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब अगर प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्लांट रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है पॉलिनेशन करना। पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इस प्रोसेस में पॉलन ग्रेन क्या होता है? एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। समझ में आया? Pollen grain are transferred mainly by wind, water, insect। तो ये पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाते हैं, क्योंकि अपने आप ही पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो कैसे ये ट्रांसफर होगा? कोई इंसेक्ट क्या हुआ? फ्लावर पे बैठा। अब फ्लावर पे बैठा तो पॉलन ग्रेन्स उसके क्या हुआ? पाँव में जाके चिपक गया, फिर दूसरे फ्लावर पे जाके बैठा या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठ गया, तो वहां से पॉलन ग्रेन्स क्या होगा? स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, या हवा चली, वहां से पॉलन ग्रेन उड़ा और उड़ के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल कर गया, या दूसरे प्लांट सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल कर गया। ठीक है, या वाटर के भी थ्रू ये हो सकता है। अब दो तरीके का पॉलिनेशन होगा, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। इसको डायग्राम से समझेंगे, एकदम से समझ में आ जाएगा। अब क्या है? एक तितली है, इंसेक्ट के कैटेगरी में आ जाएगी। ये क्या है कि एक फ्लावर पे बैठी और इस फ्लावर से फिर इसी फ्लावर पे आके बैठ गई, या इस तरीके से बैठी कि इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के पॉलिनेशन को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। बट तितली यहाँ पे बैठी और बैठ के फिर से उड़ी और उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे जाके बैठ गई। ठीक है, और यहाँ पे पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया।
ठीक है, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसमें स्पेसिफिकेशन यानी कि डेफिनेशंस देखोगे तो थोड़ा सा वेग डेफिनेशन है। वहां पे लिखा है व्हेन द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द सेम from the anther to the stigma of the same flower, then it is called self pollination. But when the pollen grain transfer from the one flower to another flower, then it is called cross pollination. तो ये भी डेफिनेशन अगर लिख देंगे, यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा सेम प्लांट्स के दूसरे फ्लावर पे बैठा है या दूसरे प्लांट्स के किसी फ्लावर पे बैठ रहा है। तो चूंकि एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको आप वैलिड डेफिनेशन मान सकते हो। अब क्रॉस पॉलिनेशन में इसको आप लिख सकते हैं कि व्हेन द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर बाय द पॉलिनेटिंग एजेंट, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। एंड व्हेन द पॉलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम द anther to the stigma of the same flower, then it is called self pollination. बट यहाँ पे जो नोट्स में डेफिनेशन लिखा हुआ है ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफिक है। यहाँ पे इस चीज को हमने लिखा है कि उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट्स के फ्लावर पे जाए तो ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन इज आल्सो नोन एज ऑटोगेमी, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ रही बात है कि प्लांट पे बैठा, उस प्लांट में 10 फूल हो सकते हैं, उसके एक फूल पे बैठा, वहां से उड़ के या तो उसी पे बैठ गया हो या उससे उड़ के उसी प्लांट्स के दूसरे फ्लावर पे बैठा हो, तो इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, बट द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आए? कह रहा है कि एक पौधा है, ठीक है, उस पौधे के एक फ्लावर पे बैठा, फिर वहां से पॉलन ग्रेन को लेके उसी स्पीसीज के, उसी जाति के दूसरे पौधे के फ्लावर पे बैठ गया और पॉलन ग्रेन ट्रांसफर स्टिग्मा तक, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन एंड इट इज आल्सो नोन एज ऑलोगैमी। समझ में आई बात? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। अब पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? तो पॉलिनेशन के बाद होगा फर्टिलाइजेशन। दिस इज द सेकेंड स्टेप, जिसमें मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के साथ क्या करेगा? फ्यूज होगा या संलयित होगा या जुड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर। पॉलन ग्रेन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? एंथर में। ठीक है, एंथर कहाँ पे है? फिलामेंट के टॉप पे। ठीक है, वहां पे एंथर है, एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन है। ठीक है, आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर थ्रू द एजेंट लाइक एयर, वाटर एंड एनिमल। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सीड फॉर्मेशन, या कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट। दूसरा स्टेप, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स। पॉलन ग्रेन यहाँ पे क्या करे होगा? जर्मिनेट होगा। ठीक है, एंड फॉर्म अ पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जर्मिनेट करके, और इसी के थ्रू हमारा मेल गैमेट्स ट्रेवल करता हुआ ओवरी के ओव्यूल्स तक पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? पढ़ते हैं फिर से। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पॉलन ट्यूब व्हिच पास थ्रू स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी। तो ओवरी के अंदर में क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है। ओवरी के अंदर में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। The fusion of the male and the female gametes is called fertilization. The zygote is produced inside the ovary. और फ्यूजन के बाद जो नया सेल बन रहा है उसका एक स्पेसिफिक नेम दिया है, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। याद रखना है, ठीक है। सो प्रोड्यूस इनसाइड द ओवरी। जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रायो। जाइगोट अपने आप को डिवाइड करेगा, धीरे धीरे नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे, और बढ़ने से क्या होगा? एक स्टेज आएगा जब एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ओव्यूल डेवलप्स थिक कोट एंड चेंज इनटू सीड ग्रेजुअली। ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा? सीड में। उसके ऊपर में थिक कोट आएगा, अंदर में सॉफ्टनेस होगा, और ये किस में बदल जाएगा? सीड में। एंड ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट
एंड अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। ठीक है, ओवरी पूरा क्या होगा, पल्पी पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पल्पी पार्ट के अंदर में सीड हो, और सीड्स में जर्मिनेट करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमारा प्लांट्स क्या करता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। यहीं पे देखो, यहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या हुआ, फॉल किया स्टिग्मा पे। यहाँ पे देख लो जर्मिनेशन हुआ, और जर्मिनेशन के कारण पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से होता हुआ, स्टिग्मा स्टाइल से होता हुआ कहाँ तक पहुंच रहा है, तो ओवरी के ओव्यूल तक। ठीक है, और यहां से मेल जर्म सेल ट्रेवल करता हुआ इस तरीके से ओवरी के इन अंदर वाले पार्ट तक पहुंच जाएगा, और यहाँ पे फीमेल जर्म सेल अवेलेबल है, और यहाँ पे फीमेल जर्म सेल के साथ ये क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। अब हमारा पूरा का पूरा जो ओवरी है ये तो पल्पी पार्ट में कन्वर्ट होगा, और ये जो ओव्यूल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी बच्चे को प्लांट रिप्रोडक्शन में अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, अगर नहीं डाउट है तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अब हमारा आ जाता है रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग किस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सेक्सुअल मैच्योरेशन का आना। एक स्टेज लाइफ का आता है जब हम लोग सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट्स का बॉडी में बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट स्टेज इज नोन एज सेक्सुअल मैच्योरेशन। इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन कहते हैं। मेल जर्म सेल को हम लोग स्पर्म कहते हैं, और फीमेल जर्म सेल का नाम यहाँ पे ओवा होता है। ठीक है, और इस स्टेज को हम लोग पुबर्टी, ये सारी चीजें आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर ह्यूमन बीइंग के रिप्रोडक्शंस के बारे में समझना है तो पहले हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना क्या है, जरूरी है। तो पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पे समझने का ट्राई करेंगे। अब देखो यहाँ पे शरीर के आउटर पार्ट में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, और इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्कॉटम। अब स्कॉटम के अंदर में पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। अब इस टेस्टिस का क्या काम है, तो ये टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये हमारे शरीर के आउटर पार्ट में क्यों है, शरीर के अंदर ही क्यों नहीं है, तो इसका टेम्परेचर शरीर के टेम्परेचर से क्या होता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से लोअर होता है, थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि कम टेम्परेचर पे ही स्पर्म का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्या है, स्पर्म यहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है इस पतली सी ट्यूब से, और इसी पतली सी ट्यूब को हम लोग कहते हैं बैस डिफरेंस। इस पतली सी ट्यूब से स्पर्म जब आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे दो ग्लैंड्स हैं, एक है सेमिनल वेसिकल और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सेक्रेशंस करते हैं, और इसी सेक्रेशंस के कारण हमारा स्पर्म को क्या मिलता है, तो नर्समेंट मिलता है। क्योंकि हमारे स्पर्म को जब ये निकलेगा टेस्टिस से तो कुछ समय तक, जब तक ये फ्यूज नहीं होता है तब तक सरवाइव करना है। ठीक है, एंड इट विल टेक टाइम। सो इसके सर्वाइवल के लिए जो इसको न्यूट्रिशन चाहिए वो कहां से मिलेगा, तो सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड सेक्रेट करेंगे उससे मिलेगा, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स है ये भी फ्लूइड का सेक्रेशन करता है। इससे दो बेनिफिट होता है, एक तो स्पर्म को मूव करने में आसानी हो जाती है, दूसरा इसको न्यूट्रिशंस भी क्या है यहाँ पे मिलता रहता है। चीजें समझ में आ रही है। अब क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, और यहां से ये ट्यूब जो यूरिनरी ब्लैडर से आई है वो यहाँ पे जाके फ्यूज कर गई है, यानी कि यूरिन का पाथवे और स्पर्म का पाथवे आगे जाके एक ही है। ठीक है, एक पतली सी ट्यूब है जो कि नीचे की तरफ आई है, इस ट्यूब को हम लोग यूरेथ्रा कहते हैं। ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी अवेलेबल होता है, बट यूरेथ्रा के ऊपर में जो ये कवर है इसी को कहते हैं पेनिस। ठीक है, तो ये पूरा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और इसको मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया। इधर हमारा यूरेटर दिखाया है, ऊपर में किडनी होती है, किडनी से दो ट्यूब निकलते हैं जिसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर कहाँ जाता है, तो यहाँ पे ब्लैडर में फ्यूज हो जाता है जाके, और ब्लैडर में ही हमारा यूरिन इकट्ठा रहता है।
अब चलते हैं जरा लिटरेचर वाले पार्ट पे। तो टेस्टिस के बारे में लिखा है कि पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्कॉटम विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के क्या है, बाहर है, ठीक है। स्कॉटम हैज अ रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है। स्कॉटम का टेम्परेचर क्या है, हमारे बॉडी टेम्परेचर से लोअर होता है। नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, और स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए ये लोअर टेम्परेचर क्या है, एसेंशियल है, ठीक है। स्पर्म को ही हम लोग मेल जर्म सेल कहते हैं। स्पर्म को क्या कहते हैं, मेल जर्म सेल, ठीक है। टेस्टिस सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्पर्म के फॉर्मेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये एक हार्मोन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिस हार्मोन्स को हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। और यही टेस्टोस्टेरोन हमारा सेक्स हार्मोन है, जिसके कारण हमारे शरीर में सेक्सुअल मैच्योरिटी आ पाती है। समझ में आया, मेल के शरीर में, ठीक है। अब इसका दो काम है, ठीक है। एक तो है रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, इस टेस्टोस्टेरोन का काम जो है, और दूसरा है ब्रिंग द चेंज एट पोवर्टी। पोवर्टी के स्टेज में जो भी चेंजेस आते हैं वही इसी टेस्टोस्टेरोन के सेक्रेशन के कारण आते हैं। अगर टीन एज में ये टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन नहीं हो रहा है तो जो भी बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं हर एक टीन में, वो इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण है। अगर इसका सेक्रेशन कम होगा, बदलाव कम देखने को मिलेंगे। इसका सेक्रेशन स्लो होगा, स्लोली आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है, अगला जो पार्ट है या कह सकते हैं ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो है वास डिफरेंस। इट इज द पैसेज, इट इज द पाथवे कह सकते हैं बाय विच स्पर्म मूव फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा। टेस्टिस से होते हुए यूरेथ्रा तक पहुंचने का ये क्या है, पाथवे है। यूरेथ्रा क्या है, इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। ये कॉमन पैसेज है जिससे स्पर्म और यूरिन क्या है, बाहर आता है। इट्स आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस। अब क्या, एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी है, सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड एट देयर सेक्रेशन टू द स्पर्म। These fluid provide the nourishment to the sperm and make their transport easy. The sperm along with the secretion of glands form semen. और collectively semen का मतलब ये मत समझना कि sperm है। semen का मतलब क्या है, sperm प्लस वो फ्लूइड जो इस sperm के नरिशमेंट के लिए और उसको इजी मूवमेंट के लिए सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ने ऐड किया है, उसको कलेक्टिवली हम लोग सीमेन कह रहे हैं। समझ में आया या नहीं आया, यहां तक क्लियर है। प्रिजर्व करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी लाइफ टाइम रह सकता है। नहीं नहीं, स्पर्म को देखो शरीर में तो ये कॉन्टिन्यूअस, देखो क्या होता है, फीमेल का जो एग है, ये फीमेल जब बर्थ लेती है ना, उसी समय इमेच्योर एग उसके ओवरी में प्रेजेंट होता है, और टीन एज में वो सिर्फ मैच्योर होके क्या होता है कि बाहर आना स्टार्ट होता है। बट मेल का जो स्पर्म है ये रेगुलरली बिहाफ पे टेस्टिस के थ्रू क्या होता है, फॉर्म किया जाता है, ठीक। अब हमारा आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है। अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेजर पार्ट होता है ये एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। अब एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या है, तो पेयर ऑफ ओवरी है, ठीक है। इसी पेयर ऑफ ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं, इमेच्योर एग होते हैं। जब बेबी बर्थ लेती है, ठीक है ना, फीमेल बेबी अगर बर्थ लेगी तो इस ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं। जब पोवर्टी का स्टेज आता है तो यहां से एग मैच्योर होना स्टार्ट होता है, और मैच्योर होके इस फिलोपियन ट्यूब के थ्रू इस यूट्रस में आना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब क्या है कि दो सिचुएशंस हो सकता है, ये जो एक मैच्योर होके यहां से फिलोपियन ट्यूब से यूट्रस के तरफ आ रहा है, या तो ये फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन का प्लेस यही है, यानी कि पूरा हमारा फिलोपियन ट्यूब कहीं भी फर्टिलाइज हो सकता है। तो या तो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के तरफ आएगा या अनफर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के तरफ आएगा। अब यूट्रस क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ज्यादा बड़ा साइज का नहीं होता है, समझ लो इतना हमारे फिस्ट का है, बट इसमें एबिलिटी होती है कि ये एक्सपेंड कर सकता है। जैसे जैसे यूट्रस में ही बेबी डेवलप होता है और जैसे जैसे
ये बेबी का ग्रोथ होता जाएगा, ये एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है। फिर बेबी के बर्थ के बाद ये धीरे धीरे इसकी साइज क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, बट इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि सडनली बेबी का बर्थ हुआ ये सिक्योर के अपने ओरिजिनल साइज में आएगा, ठीक है, इसको टाइम लगता है रीस्टोर, ठीक है। तो यहां से यानी कि मैच्योर हुआ और यहां से ट्रेवल होके यूट्रस तक आने का ट्राई किया। अब यूट्रस क्या है, अपने आप को प्रिपेयर करता है, इसकी जो वॉल है धीरे धीरे स्पॉन्जी हो जाती है। क्यों स्पॉन्जी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिशंस का क्या होता है कि एक लेयर बन जाता है, म्यूकस होगा, प्रोटीन होगा, ब्लड्स होगा, बहुत सारी चीजें, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एग को सपोर्ट करने के लिए, जो फर्टिलाइज्ड एग इधर से अगर फर्टिलाइज्ड एग आ गया तो इसको क्या चाहिए, नर्समेंट चाहिए सरवाइव करने के लिए, ठीक है। स्पर्म का रेस स्टार्ट होता है, जैसे ही स्पर्म बाहर आएगा तो वेजाइनल वे से लाखों स्पर्म ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और यहां से ट्रेवल करके फिलोपियन ट्यूब तक जाते हैं, ठीक है। अब लाखों में से कोई एक सक्सेसफुली क्या है कि यहाँ पे जाके एक के साथ फ्यूज होगा, सिर्फ क्लास ही खत्म होने वाली, या तो एक फर्टिलाइज हो जाएगा या अनफर्टिलाइज होगा। अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो ये सारा मटेरियल जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है ये इस फर्टिलाइज्ड एग को सपोर्ट करने में यूज होगा। बट ये एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो तो क्या हो, तो यहां से ये टूटेगा और टूट के वेजाइनल वे से बाहर आएगा, और ये एक मंथ में होगा। कितने दिनों पे होता रहेगा, तो 28 डेज में ये रिपीट होता रहेगा। नॉर्मल प्रोसेस है, ये नेचुरल है, बट इसके अलावा कुछ भी हो रहा है तो ये अननेचुरल है, तो तब तो आपको डॉक्टर के पास जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक मंथ में ये अनफर्टिलाइज्ड एग आएगा और हर एक मंथ में यहाँ से ये जो स्पॉन्जी लेयर बना है ये ब्रेक होगा, फिर वेजाइनल वे से बाहर आएगा, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। और कब ये एंड हो जाएगा, जब ये इसको फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग मिला तो ये इसी साइकिल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना स्टॉप हो जाएगा। कब तक स्टॉप रहेगा, तो जब तक बेबी यहाँ पे डेवलप होता रहेगा, ठीक है। और फिर बेबी बाहर आएगा, फिर से ये सारी चीजें हार्मोनल बैलेंस फिर से रीस्टोर होगी, नेचुरल हो जाएगी, जैसे थी पहले वैसे हो जाएगी, फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर से अगले सेशन में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीनिंग क्या है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो कह रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के एस्पेक्ट में आप क्या होने चाहिए, टोटल वेलबीइंग होनी चाहिए। अब रिप्रोडक्शंस का क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है। रिप्रोडक्शंस का एस्पेक्ट सिर्फ और सिर्फ नहीं है कि आप में क्या करते हैं, फिजिकल ग्रोथ हो गया है और आप इस लायक हो गए हैं कि आप में जर्म सेल बनने लगे आपके शरीर में, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं ये इंश्योर करता है कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, अच्छा है या गुड है। आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है फिजिकली तो आप वेलबींग होने ही चाहिए, साथ में आप इमोशनली भी क्या है, वेलबींग होनी चाहिए, ठीक है। आपका इमोशनल सबसे पहला फैक्टर है फिजिकल, दूसरा है इमोशनल, तीसरा क्या है, सोशल एंड बिहेवियर। इसमें आपका बिहेवियर आ गया, सोशल आ गया, मेंटल वेलबींग हो गया। तो इस तरीके से आप हर एक पैरामीटर में अगर बैलेंस्ड हो तो आप कहेंगे कि आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, गुड है, ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है एसटीडी के बारे में पढ़ना है, और एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। जैसे वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, एयरबॉर्न डिजीज होते हैं, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं जो सेक्सुअल एक्ट के समय क्या होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, और इस तरीके के डिजीज को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं। अब दो तरीके के इन्फेक्शंस लग सकते हैं या दो तरीके के डिजीज हो सकते हैं, एक बैक्टीरियल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, वायरल। तो बैक्टीरियल में दो डिजीज हैं, एक है गोनोरिया और दूसरा है सिफिलिस। तो ये दोनों डिजीज किस कारण से होते हैं, तो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। और दो डिजीज ऐसे भी हैं जो वायरल इन्फेक्शंस के कारण होते हैं, एक है रैट और दूसरा है HIV एड्स, ठीक है। और ये दोनों ही टाइप के
कह सकते हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो वायरल इन्फेक्शन है, ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में आते हैं। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन के लिए कि कॉन्डम को यूज करें टू प्रिवेंट दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट, बट ये नहीं करता है कि कॉन्डम का यूज करना आपको 100% ये इंश्योर कर सकता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको नहीं होगा, बट कुछ एक्सटेंट तक ये प्रिवेंशन दे सकता है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शंस। कॉन्ट्रासेप्शंस का मतलब क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्शंस कहलाता है। या आप फैमिली जब प्लान करते हैं तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में एक सर्टेन क्या रखना चाहते हैं, ईयर का गैप रखना चाहते हैं, ताकि आप दोनों बच्चों पे यानी कि केयर कर सके, उसका प्रॉपर आप ध्यान रख सके। तो इन सब के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में हम लोग क्या करते हैं कि एग को स्पर्म से मिलने से रोकते हैं, और इसके लिए हम लोग फिजिकल बैरियर का यूज करते हैं, जैसे कॉन्डम का यूज कर लेते हैं, सर्वाइकल कैप्स का यूज करते हैं, डायफ्राम का यूज करते हैं। और ये सारे के सारे जो आपको मैंने नाम लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, एग को स्पर्म से मिलने से रोकते हैं, एक फिजिकल बैरियर क्रिएट करते हैं। ठीक है, दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ओरल पिल्स लेते हैं। अब ये ओरल पिल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस को चेंज करते हैं, जो नेचुरल हार्मोनल बैलेंस है उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, और इस कारण से अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच जाएंगे, बट इसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जनरली केमिकल मेथड्स को अवॉइड करना चाहिए अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए। ओरल पिल्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में क्या करेगा, हार्मोनल जो नेचुरल बैलेंस है उसको अल्टर करेगा। ये इमरजेंसी सिचुएशंस में लेते हैं, ठीक है ना। किसी मान लो कि कोई फीमेल खिलाड़ी है, ठीक है, अब उसको परफॉर्म करना है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आने वाला है, तो उसका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेगा कि करेगी, ओरल पिल्स लेगी, और ओरल पिल्स लेने के कारण उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर जब ओरल पिल्स लेना ये बंद करेगी तो फिर क्या होगा, ये रीस्टोर हो जाएगा, बट इसके अपने साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और इससे हो सकता है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एक फिक्स नेचुरल पीरियड है वो अल्टर हो जाए, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। तीसरा क्या है, तो तीसरा मेथड है IUCD, जिसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें हम लोग कॉपर टी का यूज करते हैं और लूप का यूज करते हैं, और ये कॉपर टी या लूप क्या करता है, यूट्रस के वाल पे सेटल कर दिया जाता है, और यूट्रस के वाल पे जब आप कॉपर टी या लूप लगा देंगे तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस के वाल से जो नर्समेंट है वो गेन नहीं कर पाएगा, और इस तरीके से अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बच जाएंगे। इसके बाद जो चौथा मेथड है ये सर्जिकल मेथड है, और सर्जिकल मेथड तब हम लोग करते हैं जब हम लोग फैमिली की प्लानिंग कर लेते हैं, क्योंकि एक कपल को एक सर्टेन नंबर ऑफ चाइल्ड ही चाहिए। तो आपने 2 बच्चे पैदा करने थे या 1 बच्चा पैदा करना था, आपने कर लिया, अब आप क्या करेंगे, तो फैमिली को प्लान करेंगे। अब आपको बच्चे नहीं चाहिए तो आप क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड पे जाते हैं। सर्जिकल मेथड में फीमेल भी जा सकता है, जा सकती है, और मेल भी जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, तो वैज डिफरेंस वाली जो ट्यूब होती है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे आपका क्या है कि स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, और इस मेथड को हम लोग वैस्कोटोमी कहते हैं। फीमेल में क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब को हम लोग ब्लॉक करते हैं, क्योंकि फिलोपियन ट्यूब से ही एक ट्रेवल करता हुआ क्या है, यूट्रस की तरफ आ रहा है। तो फिलोपियन ट्यूब को अगर ब्लॉक कर देंगे तो एक क्या होगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इसको हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है ना। एक ट्यूब को चूंकि ब्लॉक कर रहे हैं इसीलिए, और वहां पे वैज डिफरेंस को ब्लॉक कर रहे थे सर्जिकल मेथड में, मेल में वैज डिफरेंस को ब्लॉक करने के कारण ये वैस्कोटोमी कहलाया, और इसमें एक ट्यूब को कर रहे हैं। प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो, नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, तो इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। हंसने की अब एक टॉपिक है फीमेल फोर्टिसाइड्स। फीमेल फोर्टिसाइड्स का मतलब क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग द फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वोम इज कॉल्ड फीमेल फोर्टिसाइड। हमारे कंट्री में क्या है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, बैन है, ये क्या है, एक लीगल ऑफेंस है।